बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर यू कैन से द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ द डे, दैट इज द बिग बैंग थ्योरी। सो इट इज रिलेटेड टू द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स। तो आज हम बिग बैंग थ्योरी के ऊपर बात करेंगे कि ये हमारी पूरी यूनिवर्स जो है ये वजूद में कैसे आई है और इसके पीछे कौन सी जो है साइंटिफिक रीजंस हो सकती हैं और अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं इसकी तलाश में और इस क्वेश्चन की तलाश में कि इसके पूरी यूनिवर्स जो है वो पैदा कैसे हुई है। तो इसी क्वेश्चन के आंसर के अंदर एक तनाज़ुर जो है वो हमारा बिग बैंग थ्योरी का है। तो आइए देखें कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये किस तरह से काम करेगी और ये किस तरह से हमें फिजिकल रीजनिंग प्रोवाइड करती है। This topic is related to our course Relativity and Cosmology PHY 509 MSc Physics first semester and fall 2021. So in this last lecture, we have talked about basic full preview regarding the general relativity और उसके बाद पहले हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात की थी, फिर हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ा था, फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम के ऊपर बात की थी, फिर हम फोर डायमेंशन स्पेस टाइम के ऊपर बात की थी, देन वी गो फॉर द जनरल रिलेटिविटी। After doing the general relativity, then we have talk about the what is cosmology और उसके हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन को कल पढ़ा था। आफ्टर दैट हमारे पास जो है बर्थ ऑफ यूनिवर्स की आज बात की जाएगी और उसी से रिलेटेड जो है वो आपके पास बिग बैंग थ्योरी और हबल लॉ के ज़रिए से एज ऑफ यूनिवर्स को कंप्यूट करने का मेथड देखेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं कि जो बर्थ ऑफ यूनिवर्स है वो किस तरह से हुई है। सो इफ यू लुक एट अगेन ऑन द पिक्चर ऑफ हिबल्स लॉ, तो हिबल लॉ हमें ये एक्सप्लेन करता है कि जो पूरी कायनात है वो एक्सपैंड होती है। अगर इसी बात को हम ये समझें कि ये जो एक्सपेंशन है वो इसलिए हो रही है कि यूनिवर्स जो है इसका मतलब किसी ना किसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड थी जिसके नतीजे के अंदर ये आपके पास एक्सपैंड हो रही है। तो इसका एक मेथड है कि हम लोगों ने एक रिवर्स थ्योरी अडॉप्ट की, जिसके अंदर हमने ये कोशिश की कि अगर हम इस पूरी कायनात को दोबारा से एक सिंगल पॉइंट के ऊपर ले आएँ, तो वो जो पॉइंट होगा वो आपका स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है हमारा यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस का आगाज़ होता है और स्टार्ट हो जाता है बिग बैंग थ्योरी का। और हम ये सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जो थ्योरी है उसके मुताबिक हमारा कायनात जो है वो एक्चुअली तौर पे एक बड़े धमाके से पैदा हुई है और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो जिस तरह से ठंडी होती गई हैं वैसे-वैसे वो डेवलप होती जा रही हैं। तो आप हमारे सामने देख सकते हैं कि एक पूरी टाइमलाइन है जिसके अंदर ये बिग बैंग दिखाया गया हुआ है। इस बिग बैंग का मकसद आपके पास क्या है कि ये शो करना है कि यहाँ पे एक बड़ा धमाका हुआ है और फिर पूरी कायनात जो है बनते-बनते हमारी जो प्रेज़ेंट स्टेज है यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो यू कैन सी हियर कि आपके पास ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप हुई हैं और प्रेज़ेंट डे के ऊपर आपके पास आप तकरीबन यहाँ पे खड़े हैं। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप जो है डेवलपमेंट इन द यूनिवर्स है वो किस तरह से हुई है। तो वी कैन सी हियर इन स्टेप बाय स्टेप, तो देयर इज़ द 2 पैटर्न। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग हुआ है, एक बड़ा धमाका होता है, बड़े धमाके के नतीजे के अंदर यूनिवर्स हैज़ एक्सपेंडेड एंड कूलर इवन सिंस एवर सिंस। तो उस हवाले से हमारी जो कायनात है वो उस धमाके के नतीजे के अंदर जो है वो फैलना शुरू हुई है और साथ-साथ ठंडी होना शुरू हो गई। तो कुछ रीजन्स वो हैं जहाँ पे टाइम टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है और आहिस्ता-आहिस्ता ठंडा होते-होते वो फिज़िबल हालात पैदा हुए हैं जिसके अंदर एक इंसानी ज़िंदगी और माइक्रोब्स वगैरह इन सब का अ, ये सब पैदा किए गए हैं। तो दिस इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसको समझने के लिए हमने एक टाइमलाइन का देखा है और आप देख सकते हैं कि ये आपके पास बिग बैंग होने के साथ-साथ डेवलपमेंट है कि क्या-क्या चीज़ें बन रही हैं। दिस इज़ आल्सो द टाइम, ये टाइम चल रहा है ऊपर की जानिब और साथ ही साथ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि दिस इज़ आल्सो द टाइम और ये आपके पास बिगिनिंग ऑफ हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है। कि कौन-सी चीज़ किस टाइम पे कौन-सी चीज़ बनी है, किस टाइम पे कौन-सी चीज़ बनी है। ये हम बताते जाएँ आपको पहले ही कि इसका मकसद जो था वो ये था कि आप जो है ये समझ लें कि जो कायनात है इसके बनने से पहले ना ही स्पेस का कांसेप्ट है, ना ही टाइम का कांसेप्ट है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो टाइम है वो बिग बैंग के बाद शुरू होगा।
क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन ही तब शुरू होगी, तो उस हवाले से आपके पास जी यहाँ पे टाइम फैक्टर लिखा गया है और यहाँ पे क्या है, साइज़ फैक्टर है। तो जैसे-जैसे आपके पास टाइम गुज़रता जाएगा, वैसे-वैसे आपके पास जो साइज़ है यूनिवर्स का वो भी बढ़ता जा रहा है और इस तरह से हम जो है ये अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं कि ये फैल भी रही है, साथ ही साथ इसके अंदर ये सारे फिनोमेना भी हो रहे हैं। तो आइए मैं ज़रा ज़ूम करता हूँ इसके ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पास ये सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है। सो बिग बैंग के बाद जो सबसे पहला हिस्सा है वो है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जो है ये वो हिस्सा होगा जिसके अंदर आपकी जो यूनिवर्स है या आपके पास जो सारी कायनात है उसके अंदर आप तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके अंदर कोई ऐसा फिनोमेना नहीं होता कि विदिन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर ये काम हो रहा है। इवन दो 10⁻⁴ के अंदर ये काम होगा और उसके अंदर आपके पास जो पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और हाई स्पीड पार्टिकल्स के साथ ये सारा कुछ किया जाएगा। तो इन्फ्लेशन के अंदर आपके पास जो है ये जितने भी आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो उनका वजूद जो है उनके सब पार्टिकल्स की बदौलत होगा। मिसाल के तौर पे आप उसको क्वार्क सूप वगैरह और ये सारा कुछ कह सकते हैं जिसके अंदर आपके पास कोई भी हमारी जो है एटम्स नहीं है, ना ही उनकी फॉर्मेशन है, ना ही उनकी जो है इवन दो ना ही प्रोटॉन बने थे, ना ही इलेक्ट्रॉन बने हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो बात की हैं। तो ये हर चीज़ अपनी एक फंडामेंटल हैसियत में मौजूद थी। फिर इसके बाद जो है हाई एनर्जी पार्टिकल्स रिएक्शन हुए हैं। तो तब जो है आपकी यूनिवर्स थोड़ी-सी ठंडी होती है और फिर जो है आपके पास जो है वो इंटरैक्शन होना शुरू हो जाती है क्वार्क्स-क्वार्क्स की इंटरैक्शन और जब वो क्वार्क्स-क्वार्क्स की इंटरैक्शन और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की इंटरैक्शन होती है जिसके नतीजे के अंदर आपके जो है वो प्रोटॉन डेवलप हो जाते हैं और यू कैन सी कि उसके अंदर आपके पास ये प्रोटॉन डेवलपमेंट एरिया आ जाता है। प्रोटॉन डेवलप होने के बाद कुछ मिनट्स के बाद जो है फिर आपके पास फर्स्ट न्यूक्लियस फॉर्म करता है। क्योंकि आप जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आपस में मिलके एक दूसरे को अ, गैदर करते हैं और फिर एक न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ओवरकम करती है। तो दिस इज़ द पॉइंट वेयर यहाँ पे सबसे पहले इन्फ्लेशन के बाद जो कार इंटरेक्शन वाली फोर्स थी वो है आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स जैसे ही अपना काम दिखाती है तो वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को फॉर्म करती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है इसके साथ ही जब इंटरेक्शन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के नतीजे के अंदर एक न्यूक्लियस बना है। न्यूक्लियस के बनने के साथ ही आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो फ्रीली अवेलेबल होंगे, वो भी इनके साथ अटैच हो जाते हैं और तकरीबन 300,000 साल के बाद आपका जो फर्स्ट एटम है, वो फ़ॉर्म कर रहा है और उसके नतीजे के अंदर आपको एटॉमिक ईरा मिल रही है। तो इसके अंदर ये क्वार्क ईरा है, इसे हम न्यूक्लियस सिंथेसिस का ईरा कहते हैं और ये वाला जो ईरा है, ये एटॉमिक ईरा है। आफ्टर दैट ये एटम्स जो हैं मज़ीद ठंडे होते जाते हैं और हाई लाइटर एटम्स होने की वजह से ये कंडेंस होना शुरू होता है। कंडेंसेशन की बदौलत आपके पास जो है गैलेक्सीज़ वगैरह और स्टार फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है आफ्टर फ्यू हंड्रेड मिलियन ईयर्स अगो। आफ्टर दैट इट गोज़ ऑन दी एक्सपेंशन और ये एक्सेलरेट भी और ये साथ-साथ तो उसके नतीजे के अंदर आपके पास जो है वो डिफरेंट तरह की गैलेक्सीज़ वगैरह गैलेक्टिक एरा फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। आफ्टर 9 बिलियन ईयर्स अगो 9 बिलियन ईयर अगो एज़ यू कैन सी है यहाँ पे आपके पास जो है फिर जाके फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग अर्थ वगैरह ये जो है 9 बिलियन ईयर अगो वगैरह पैदा हो रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थ को भी 9 बिलियन ईयर के करीब हो चुके हैं। हाउएवर जो 10 बिलियन ईयर अगो है उसके अंदर लाइफ ऑन द अर्थ बिगिन्स और यहाँ पे आपके माइक्रोब्स वगैरह और जानदार चीज़ें जितनी भी हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह इन सारी चीज़ों का वजूद आ जाता है। एंड द प्रेजेंट डे जो है हमारे अभी तक पूरी यूनिवर्स को तकरीबन 13.7 बिलियन ईयर अगो हो चुके हुए हैं, जिसके नतीजे के अंदर हमारे पास मौजूदा हालात जो है वो कायनात के आ रहे हैं। हाउएवर अगर हम मज़ीद आगे की तरफ देखें तो क्योंकि कॉस्मोलॉजी जो है वो एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में वो डिस्कस करती है।
तो अभी अगर हम फ्यूचर की तरफ देखें तो सन एक्सपेंड्स टू द रेड जायंट, तो ये सूरज जो है वो एक सितारा है और वो रेड जायंट बढ़ रहा है एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। तो आपके पास जो है ये एक सिचुएशन बताई गई है कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वहाँ पे एंड हो जाएगा। देन द यूनिवर्स इवेंचुअली कोल्ड एंड डार्क, तो फिर एट द एंड दोबारा से जो यूनिवर्स है वो सारी की सारी कोलैप्स कर जाएगी और डार्क मैटर में कन्वर्ट हो जाएगी। However, अगर हम इस सिनेरियो के अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो है आपके पास जो टाइमलाइन है जो हमें मज़ीद एक्सपेंशन के बारे में स्टडी करने के लिए बता रही है। तो उस हवाले से द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स है। द यूनिवर्स बिगिन्स, इफ आई गो मोर ऑन अ ज़ूम, तो ये आपके पास है जी। द यूनिवर्स बिगन 13.7 बिलियन ईयर्स अगो विदिन द इवेंट नोन एज द बिग बैंग एंड बोथ टाइम एंड स्पेस आर क्रिएटेड इन दिस इवेंट। ओके, सो अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पास्ट, ये वो हिस्सा है जो अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया। तो इसके अंदर जो पहला पार्ट है वो है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का, जिसे हम 10⁻⁴ के करीब करीब कहते हैं। द रैपिड एक्सपेंशन अकर ड्यूरिंग द बिलियंथ ऑफ द सेकंड एंड द विजिबल यूनिवर्स इज द साइज ऑफ द ग्रेपफ्रूट। तो एक सिंपल ग्रेपफ्रूट के साइज की यूनिवर्स थी और वहाँ पे बिलियंथ ऑफ सेकंड्स के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। अ सेकंड, एक सेकंड के बाद द लार्ज hadron collider at the sun is recreating the conditions that prevailed a fraction of the second after the Big Bang। तो यही वाली सारी चीज़ें कंडीशन को हासिल करने के लिए हम सन के अंदर जो है LHC, जिसको लार्ज हाड्रन कोलाइडर कहते हैं, उसके अंदर इंटरेक्शंस करवा के उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। However, जब आपका सिनेरियो जो स्पैन था 100 से 1000 सेकंड था, तो इस नतीजे के अंदर न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड द अदर लाइटर एलिमेंट्स जो है फॉर्म करना शुरू कर गए। फिर जब आपका 3 लाख साल गुजरते हैं, तो यू हैव हियर वी कैन डिटेक्ट radiation from the early formation of the universe. Black hole at this point. Before this, the universe is opaque and it is the it is a wire has been pulled out over it. So after that हमारे पास जो है वो बिगर मैटर की तरफ हम आ जाते हैं, जो कि प्रेजेंटली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फ्यू हंड्रेड मिलियन अगो मैटर कम clumps together under its own gravity formation and the first photograph photo प्रोटोगैलेक्सीज एंड विद इन देम इन द फर्स्ट स्टार जो है वो फॉर्मेशन कर गए हैं। स्टार्स आर द न्यूक्लियर रिएक्शन फर्नेसेस in which the heavier elements such as the carbon, oxygen, silicon, iron are formed. Massive star explode as a supernova and creates the heavier elements such explosive जो है वो send material into the space ready ready to incorporate into the future of the universe और जनरेशन ऑफ द स्टार एंड द प्लैनेट्स। However, हम स्टार की साइकिल पे भी अलहदा से बात करेंगे, बट इसके अंदर यही बताया गया है कि जो स्टार है वो एक्चुअली तौर पे आपके पास वो फर्नेसेस हैं न्यूक्लियर की। न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं फ्यूजन प्रोसेस वगैरह के, तो ये फर्नेसेस हैं। इसके अंदर आपके बहुत लाइटर एलिमेंट्स को मिला के मर्ज करके बड़े एलिमेंट्स बनाए जाते हैं और जिसके नतीजे के अंदर जो है आपको डिफरेंट तरह के स्टार फॉर्मेशन, इवन दो स्पेस के अंदर जो डस्ट वगैरह पार्टिकल हैं वो भी आपको मिलते हैं। A few billion years ago, initially the expansion of the universe declared deaccelerated, but a few billion years ago, after the Big Bang, the expansion begins to accelerate. So, however, the acceleration is caused by the mysterious force known as the dark energy, and the nature of this completely unknown. तो उस हवाले से हमारे पास जो नई चीज़ का आगाज़ किया गया था वो है द रीज़न ऑफ डार्क एनर्जी। तो डार्क एनर्जी है जिसकी वजह से आपकी जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रही है। पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जो डार्क एनर्जी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यही अब हम जो हमारी यूनिवर्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट कर रही है कि उसकी डेंसिटी और उसके मास वगैरह के ऊपर। सो
After 9 billion years ago, the Sun, along with its 8 elements and all the asteroids, comets, and uh, the Kuiper belt objects such as Pluto, formed from the debris left behind and the early generation of the star. ये सारा कुछ जो है इसका हिस्सा थे. So the first life of weird on the earth is from the simple cause and cells, and impacting the comets and the asteroids might have the contribution organic molecules to the earth life and spread across the globe. So today we are here, and this is where we are today, and you using our own uh, ingent humanity, ये आपका जो मौजूदा हिस्सा है, इसके अंदर हम यहाँ पे शामिल हैं, और इसके मुताबिक जो है आपके पास आप देख सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज़ वगैरह और डिफरेंट चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो दिस इज़ द प्लान फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर आपके पास अगर आपके जो सन है, वो अगर इसी तरह से बर्न होते रहे हैं, तो वो रेड जायंट वगैरह में कन्वर्ट होंगे एंड देन इट गो फॉर द डेथ ऑफ द सन, और आफ्टर दैट द स्टार नो लॉन्गर फॉर्म। उसके बाद जो है स्टार्स वगैरह के नो फॉर्मेशन नहीं होगी, जिसके नतीजे के अंदर सारा का सारा जो मैटर है वो डार्क मैटर वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द टाइमलाइन ऑफ द, यू कैन से द बिग बैंग, कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है ये पूरी कायनात माथे वजूद में आ रही है, और इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द बिग बैंग। होएवर इसमें जो मेन चीज़ें समझने वाली हैं, जो सबसे पहले वाली फोर्स कारआमद हो रही है, that is basically the weak nuclear force. वीक न्यूक्लियर फोर्स है, फिर आपके पास आ जाती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर जब आपका पहला एटम बनता है, तो दैट इज दी ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कॉज करती है, और जब आपके पास जब गैलेक्सीज और स्टार्स बनना शुरू होते हैं, तो इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। So this is the timeline of the Big Bang, as well as the timeline of the forces that generated the God, that generated the whole universe. तो सबसे पहले वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव होती है, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो जो सबसे लास्ट पे एक्टिव होती है, उसका काम एट द एंड तक भी चलता रहता है। सो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम जो है ये भी देखना चाहते हैं कि हमारे जो स्टार्स वगैरह हैं, इनके दरमियान कैसा साइकिल और ये किस तरह से काम करते हैं। तो उसको स्टडी करने के लिए हम जो है स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे जो स्टार्स वगैरह हैं वो पैदा हो रहे हैं, किस तरह से वो डाई करेंगे। सो वी हैव अ दिस फाइल आल्सो, आप इसको भी देख सकते हैं। इट्स अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार। तो सबसे पहले जो है वो स्टेलर नेबुला वगैरह होते हैं, फिर इसके बाद जो है आपके पास जो स्टार है वो फॉर्म करते हैं। तो आइए वी हैव अ लुक ऑन दैट कि ये किस तरह से काम करेंगे, तो उसके मुताबिक हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखें, सॉरी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ये जो स्टार है, एक्चुअली दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार। तो ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास जो है दो तरीकाकार है स्टार की ज़िंदगी के हिसाब से। या तो स्टार आपको एट द एंड वाइट ड्राफ्ट देगा, या फिर आपको स्टार एट द एंड या तो न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल देगा। सो दिस इज आल्सो द, यू कैन से द लिंक विद द क्रिएशन ऑफ द ब्लैक होल, और ये किस तरह से स्टेप जो है वो फॉर्म करते हैं। सो इट विल डिपेंड अपॉन द, यू कैन से द मास ऑफ द स्टार, कि अगर वो ज़्यादा मैसिव स्टार है तो वो ये वाली टाइमलाइन को फॉलो करेगा, अगर वो एवरेज स्टार है तो उसकी जो टाइमलाइन होगी वो वाइट ड्राफ्ट पे एंड हो जाएगी। So let's see what is happening here. So ये है जी, the universe started with the Big Bang, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। Everything continued to expand and clouds of the dust started to gravitate towards each other, forming the stars. तो हुआ क्या था जी, सबसे पहले जैसे ही एलिमेंट्स वगैरह हुए हैं, सब लोग कूल डाउन हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, तो ग्रेविटी की वजह से वो सब एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गया, और जिसकी वजह से वो कंडेंसेशन स्टार्ट हो गई। ड्यू टू दिस रीजन वहाँ पे स्टार फॉर्मेशन शुरू होती है।
गैसियस स्टेट के अंदर ये सारा कुछ हो रहा था। स्टार इज बिगन इन द नेबुला, अ क्लाउड ऑफ द गैस और द डस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड द नेबुला। तो ये आपके पास इस तरह की स्ट्रक्चर के अंदर हो सकते हैं, ये गैसियस फॉर्म के अंदर है। So the gas and the dust begins to clump together to form a protostar or a baby star। तो उसके नतीजे के अंदर ये जो है ये इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और ये बेबी स्टार के फॉर्म में जनरेट हो जाते हैं। सो द स्मॉलर अ स्टार इज द लॉन्गर इट विल लिव। याद रखिएगा कि स्टार के पास जितना कम फ्यूल है, जितनी उसका स्मॉलर है डायमीटर वगैरह, उतनी उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। Larger stars have more fuel, but they have to burn fuel it faster in order to maintain equilibrium. Because fission occur at the faster rate in the massive star, large stars use all their fuel in a shorter length of the time. So a smaller star has less fuel, but it has the rate of fusion is not as fast. Therefore, smaller stars live longer than the larger star because their rate of fuel consumption is not a rapid. So as a star, the main goal is life to achieve stability or equilibrium, where the pressure from the fusion within the core is equal to the force of gravity pushing down it. So this keeps the star alive. Actually, that is the two way here. आप रेड एरो जो देख रहे हैं दैट इज द आउटवर्ड प्रेशर, और ये जो इनवर्ड प्रेशर है वो ग्रेविटी का है। एक्चुअली जो सेंटर के अंदर जो है वो कंडेंस किए हुए जो आपके पास डस्ट वगैरह और हाइड्रोजन वगैरह के लाइटर एलिमेंट होते हैं, वो मिलके एक सेंट्रल कोर बनाते हैं। और फिर जो उससे भी लाइटर एलिमेंट्स वगैरह होते हैं वो आपकी साइडों वाली कोर के ऊपर मौजूद होते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता इस कोर की तरफ श्रिंक होना शुरू होते हैं। ड्यू टू द श्रिंकिंग ऑफ दैट, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम के लिए हम इसके स्ट्रक्चर को बरकरार रख रहे हैं, जबकि ग्रेविटी जो है वो इस सेंटर की तरफ सारे लोगों को सारे एटम्स वगैरह को पुश कर रही है। और जितने एलिमेंट्स हैं वो पुश हो रहे हैं टुवर्ड द सेंटर बिकॉज ऑफ दैट के मास जो है सेंटर पे ज़्यादा है, और इस वजह से आपके पास जो है इनके ऊपर जो प्रेशर होगा वो ग्रेविटेशनल प्रेशर वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। इसको मेंटेन करने के लिए जो है वो आउटवर्ड प्रेशर जनरेट किया जा रहा होता है स्टार की तरफ से इन द फॉर्म ऑफ फ्यूजन रिएक्शन और ये सारा कुछ। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ों में एक जैसे ग्रेविटेशनल पुश की वजह से जो स्टार की शेप होती है वो जनरली तौर पे स्फेरिकल समझी जा रही होती है। सो So continuous steps occur inside the core of the main sequence star until there is no more hydrogen. Step number one, सबसे पहले nuclear fusion hydrogen turn into the helium and gravity gas pressure, और ये इक्विलिब्रियम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेप नंबर टू, आउट ऑफ फ्यूल, जो है फ्यूजन स्टॉप, जैसे ही फ्यूल खत्म हो जाता है फ्यूजन स्टॉप हो जाती है, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। चौथे स्टेप के ऊपर जो है वो कोर वो जो है कॉन्टैक्ट्स करती है, कोर जो है वो मजीद कम होना शुरू होती है, ग्रेविटी पुलिंग एटम्स इन इट। तो जाहिर बात है जब कंसंट्रेशन और डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसके नतीजे के अंदर ग्रेविटी की जो पुल है टुवर्ड्स द सेंटर वो बढ़ जाएगी। Step number five है increase temperature, atoms and more collision and density in the core uh, of the nuclear fusion, and equilibrium is achieved and the cycle begins again at the step number one। तो होता क्या है जी, इट्स बेसिकली द साइक्लिक प्रोसेस जिसके अंदर आपके पास इंटरनल कोर के अंदर टेम्परेचर जो है वो दोबारा से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से दोबारा से फ्यूजन स्टार्ट होने के चांसेस हैं, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, जिसके नतीजे के अंदर एट द एंड स्टार दोबारा से स्टेप नंबर वन को अचीव करते हैं। फिर दोबारा से वो लाइटर एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से फ्यूल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो एज यू कैन सी है कि यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि लाइफ ऑफ अ स्टार इज लाइक आवर सन। तो यू कैन सी है नेबुला, सबसे पहले नेबुला होता है, फिर प्रोटोस्टार, फिर मेन सीक्वेंस स्टार, फिर रेड जायंट, फिर प्लैनेटरी नेबुला, फिर वाइट ड्वार्फ के दौर पे है। तो इट इज द साइकिल ऑफ द स्टार इज सेम लाइक ह्यूमन। तो ये फीटस है, तो ये प्रोटोटाइप है। सो दिस इज द बर्थ ऑफ द स्टार है। So after the birth of the child, this is the you can say the fusion ignited ignition, or you can say the main sequence star, और इसे हम protostar वगैरह भी कह सकते हैं। और this is a protostar, this is the main sequence star,
और उसके नतीजे के अंदर आपके पास रेड जायंट स्टार जो है वो आ जाता है। दैट इज़ द यू कैन से द सुपर जायंट और यू कैन से द मिडल एज होता था। तो इस एट दैट टाइम तो उसके बाद आपके पास जो है ये जो स्टार है ये वाइट ड्वार्फ वगैरह में या फिर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से इसका स्टार जो साइकिल है वो कंप्लीट करता है। सो आवर सन इज एट द मेन सीक्वेंस स्टेज। हमारा जो मौजूदा सन है वो मेन सीक्वेंस स्टेज है, जो कि आप समझ सकते हैं कि दिस इज द मिडिल एज। तो वो अब बुढ़ापे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। So the stage in itself, when the hydrogen is in the core has been used up and the core shrinks and the hydrogen field begins in the outer layer, so which then expands to the entire star and turning into the red giant. तो फिर जो है वो रेड जाइंट के अंदर कन्वर्ट होने की चांसेस है इसके। The sun begins to die when the helium is fusing into the helium elements. Then the gases at the sun surface starts to blow away in the bursts. You can say it is called the planetary nebula or you can say halos of gases, resulting in a hot carbon oxygen core कॉल्ड अ वाइट ड्राफ्ट, जिसके नतीजे के अंदर ये वाइट ड्राफ्ट की तरफ भी जा सकता है। However, हमारे अगर सन को देखा जाए तो वो है जी आपके पास नेबुला, प्रोटोस्टार मेन सीक्वेंस है, फिर रेड जाइंट है, फिर आपके पास जी सुपरनोवा अचानक से जो है आपके पास से ये ब्लास्ट हो सकता है, और एट द एंड वी कैन गो फॉर द ब्लैक होल और यू कैन से न्यूट्रॉन स्टार। तो अगर आपके पास ब्लैक होल आएगा तो इट बिकम्स इनटू द डार्क एनर्जी और यू कैन से इसके नतीजे में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आपके पास न्यूट्रॉन स्टार के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। So the massive star go through the small same life stages as our sun and up to the main sequence stage. Then the massive star expand into the red giant, explode into the supernova, तो and then turn into the black hole or neutron star. तो इस तरह से इनका साइकिल जो है वो चलेगा। As you can see here, the life cycle of the star, तो we can define that कि ये nebula से आप protostar की तरफ जाते हैं, protostar से फिर आप जो है वो स्टार जिसका जो है स्टार विद द लेस देन 8 सोलर मैसेज, तो जो है जिसका जो आपके पास मैस होगा वो लेस देन होगा 8 सोलर मैसेज के अंदर, वो अबव सीक्वेंस को फॉलो करेगा, जबकि जिसका जो मैस होगा वो इक्वल टू 8 सोलर मैसेज वो इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा। और ये मोर देन 15 सोलर मैसेज होगा तो ये फिर आपके पास ब्लैक होल के अंदर जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिफरेंट डायग्राम्स और तरीकाकार है जिसे हम एचआर डायग्राम भी कहते हैं। ये लुमिनोसिटी और टेम्परेचर के बारे में ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से आपके पास जो है ये सारा कुछ मार्ज वजूद में आ सकता है। इसे हम एचआर डायग्राम कहते हैं, बट इट इज़ नॉट इन आवर कोर्स। सो एट द एंड वी कैन अगेन डिफाइन दैम। लार्जर स्टार द ब्राइटर द स्टार। जितना स्टार लार्जर होगा उतना स्टार की जो फ्यूजन होगी वो उतनी ज़्यादा होगी और उतना ही ब्राइटर होगा। सो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन द स्टार साइकिल, और आप इसके मुताबिक इसको समझ सकते हैं। सो तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। सो इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है और किसी किस्म की हमारे फाइनल पेपर की डिस्कशन करेंगे। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर तो आप इससे हमारे इंटरेक्टिव सेशन जूम मीटिंग व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।